अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें उसने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज हैविंग डिस्कशंस अबाउट स्ट्राइकिंग ईरान, और उसी पे ईरान ने जवाब दिया है कि कोई भी इस तरह की जो हिमाकत है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और आपको देखिए, हम कुछ चीजें जो हमने पहले भी बताई हैं कि जो एयर सुप्रीमेसी को लेके तैयारी है ईरान और अमेरिका की, अमेरिका जो सीरिया से लेके अपने बाकी बेसिस को उसने कैसे एक नए सिस्टम से लैस किया है, वहीं ईरान का क्या जवाब है, वो एक बड़ा मुद्दा है जो मैं कल आपको उसका एक वीडियो डिटेल हम आपके बीच लाएंगे। आज देखिए, हमने दिन में एनडीटीवी पे जो इंटरव्यू हुआ था वो जारी किया था। आज आपको हम बताते हैं कि कैसे ईरान में जो मोसाद सीआईए द्वारा एक जो इंस्पायर्ड कह लीजिए या मोसाद सीआईए ने जो काम किया उसके तहत जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट की असलियत क्या है, कि कितने वो जेन्युइन थे, कितने वाकई वो मोसाद सीआईए द्वारा प्रायोजित थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और वो अब बात खुल गई है, अब खुल के बात सामने आ गई है। दूसरी बात देखिए, एक एलोन मस्क को लेकर बड़ी बात आई है कि एलोन मस्क का खास तौर पे ईरान में क्या इंटरेस्ट है और क्यों वो इतना सपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका इन्वेड करे, जबकि इन्वेजन की देखिए पूरी बातें जो हैं अब पीछे चली गई हैं। बहुत सारी ऐसे, क्योंकि ग्राउंड पे एक्चुअली जो कल रजा पहलवी ने जो कॉल दी थी, कल यानी 10 तारीख को, आज 11 जनवरी 2026 है, कल 10 जनवरी 2026 को जो कॉल दी थी उसने शाम की कि 8 बजे के बजाय 6 बजे इकट्ठा हो और पुलिस स्टेशन को टेक ओवर कर लो, वो सब फेल हो चुकी। तो खैर उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात, बड़ी खबर वेस्ट बैंक से आ रही है, जहां पर काफी दिनों बाद नाबल्स में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और आईडीएफ में भिड़ंत हुई है, जिसमें आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए। फिर गाजा को लेके कुछ खबरें हैं, लेबनान पे इजराइल ने बमबारी की है। उधर सऊदी अरेबिया एक नया सिक्योरिटी, एक तरह से मिडिल ईस्ट का नेटो बनाना चाह रहा है, जिसमें उसने पाकिस्तान को भी इंक्लूड करने की बात की है और टर्की को भी। तो फिर नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ, जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की पूरी बात हो रही थी उसका क्या हुआ। उसी तरह से देखिए, कुछ सीरिया से जुड़ी खबरें हैं, इराक से जुड़ी खबरें हैं, जॉर्डन से जुड़ी खबरें हैं, वेनेजुला से भी जुड़ी खबरें हैं, और उसके साथ साथ रशिया और चाइना। तो ये देखिए आज का जो मेन्यू है जिसको कह लें। अब आप देखिए, जो हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा मुद्दा है, उसके पहले आप ये वीडियो। فرماندهی انتظامی آبادان البته از دستگیری برخی عوامل اصلی و سرکرده‌های آشوب‌های خیابانی خبر داد. 14 آدم و سطل آشغال و جوگیر شدن گول. अब इस वीडियो में आप देखिए कुछ लोग जिनको जो प्रोटेस्ट में शामिल थे और जिनको वहां पर ईरान की अथॉरिटीज ने पकड़ा है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग को माफ करो, हम नहीं समझ पाए कि हमें कोई हमसे कोई खेल रहा था। अच्छा, मैंने एक ट्वीट भी किया था आपको कि जो ईरान का ही आदमी जो तेल अवीव में रह के इरानियन जो ईरान के अंदर जो दंगे हो रहे हैं या जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको जो डायरेक्ट कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी हंडाला ने खोल दी। वो कुछ दिन पहले आइडेंटिटी खोली थी, लेकिन अभी जाके वो और ज्यादा कंफर्म हुई है। उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, नाम क्या है, काम क्या है, वो वीडियोस क्या है, क्योंकि हंडाला ने उसके घर तक पहुंच गए हैं, यानी तेल अवीव में, और उसका जो पूरा नेटवर्क है वहां तक जो हंडाला की फोर्सेस हैं वो पहुंची हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये देखिए सबसे पहले कि जो जिस तरीके के वहां पर प्रोटेस्ट हुए, तो अब इसमें देखिए जो एक लेखा जोखा पिछले 2 दिनों का, तो एक तो देखिए इरानियन ऑफिशियल्स ने और आईआरजीसी की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने कहा है कि कई मोसाद के एजेंट्स हमने पकड़े। एक देखिए, एक आईआरजीसी का एक ऑफिसर इस्फहान की कशान काउंटी में वो असैसिनेशन भी उसका हुआ है। इसका मतलब बड़े लेवल पे भाई आईआरजीसी के लोगों का असैसिनेशन क्यों हो रहा है,
जैसे हमने सवाल किया था कि अगर भारत में कोई आंदोलन होता है तो हम मंदिर तो नहीं तोड़ते, अपने ही मंदिर तोड़ेंगे हम? अरे आंदोलन अगर किसी उन मुद्दों पे है तो वो उन मुद्दों को एड्रेस करेंगे। उसी तरीके से यहां पर सवाल उठ गया इस पूरे आंदोलन पे जब मस्जिदों पे हमला शुरू हुआ कि ये तो कोई ईरानी करेगा नहीं, चाहे वो जितना खिलाफ हो इस रिजीम के। उसके बाद वही बात आ रही है कि आईआरजीसी के कमांडर को असैसिनेट कौन करेगा? अब वो भी इस्फहान के जो अभी जो एक अभी उसका पूरी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, लेकिन ये घटना हुई है। उसके बाद पुलिस कमांडर अहमद रजा रदान, उन्होंने बयान दिया है कि एक डेलिबरेट किलिंग स्ट्रैटेजी एक अपनाई जा रही है जिसमें जो कुछ मोसाद के एजेंट्स हैं वो प्रोटेस्टर्स के अंदर भी कुछ इरानियन यूथ को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मार देते हैं और फिर ताकि इरानियन अथॉरिटीज पे इसका ब्लेम आए। और ये बड़े ऑर्गेनाइज तरह से चल रहा है। इसीलिए कल रात को तेहरान और बाकी जगह भी जो स्नाइपर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए, जो स्नाइपर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए कि ऐसे कुछ लोग जो अब वो तो सीधे जो सामने पुलिस है जो रोक रही है वो तो नहीं कर सकती इस काम कि भाई वो कौन लोग हैं जो भीड़ के अंदर से गोली चला रहे हैं। वो स्नाइपर जो ऊपर बैठे हैं टेलीस्कोपिक गन के साथ, उन्होंने कल पूरा वो लोग सतर्क थे, ये चीज होने नहीं दी तेहरान में और मशहद में, कई इलाकों में, इस्फहान के भी कई शहरों में और उधर जो फार्स प्रोविंस है उसके भी कई शहरों में, बहुत जगह इस तरह की चीजें हुई। उसके बाद जो जुडिशियल ऑर्डर्स आए हैं उसमें सीधे कहा गया है कि जो राइट लीडर्स हैं उनके कुछ के नाम भी पब्लिश हुए और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन है वो लगभग मतलब आप सोचिए 80% कम हो गया है और उसमें जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो 10 साल की सजा उसमें सुना रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर अली लारजानी जो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने लिटरली कहा है कि हम युद्ध के समय हैं और युद्ध हम अंदर से भी हो रहा है, बाहर से भी कभी भी शुरू हो सकता है और एक तरह से हो ही रहा है, क्योंकि आपको हम आगे बताएंगे कैसे कुछ किर्गिस्तान के फोर्सेस और वो लोग भी आके, मतलब किर्गिस्तान कह रहे हैं, जो कर्डिश रिबेल्स वहां पर ईरान में हैं वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं। फिर देखिए 20 किंडरगार्टन मतलब जो बच्चों के स्कूल हैं उनमें भी हमला हुआ है और ये कहाँ हुआ? तेहरान में। ये हिब्रू चैनल ने कहा है, हिब्रू चैनल ने। उसके बाद जिलान के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि रश्त के इलाके में जहां एक पहलवान जो एक प्रोटेस्ट कर रहा था और वो काफी उग्र हो रहा था, जिम ओनर था, उसको ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारी थी, तो वो इसी जगह 400 कमर्शियल यूनिट्स को जलाया जो वहां दंगाई थे। फिर मशहद बस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने कहा कि 14 बसें उसके इलाके में जलाई गई। फिर इस्फहान के मेयर ने कहा कि 50 ट्रिलियन रियाल्स का नुकसान हुआ है पब्लिक फैसिलिटीज, मतलब 50 लाख करोड़ रियाल की कीमत डाउन है, मतलब बहुत ज्यादा, $1 करीब 1.4 मिलियन रियाल के बराबर है, लेकिन फिर भी 50 लाख करोड़ यानी 50 ट्रिलियन रियाल कितना डॉलर में हो जाता है आप समझिए, बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद गवर्नर जो इस्फहान के हैं उन्होंने भी ये कहा है कि 700 बिलियन रियाल्स का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी को। ये लगातार बात आ रही है। उसके बाद करमान शाह में जो लोग कई उसमें 3 साल की एक लड़की भी मारी गई, मतलब जैसे हिंद रजब गाजा में आईडीएफ द्वारा मारी गई, उसी तरह से 3 साल की मलीना जो करमन शाह में जो कुछ कर्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ जो इरानियन फोर्सेस का जो संघर्ष हुआ जिसमें 20 कर्ड सेपरेटिस्ट फोर्सेस मारी गई, उसी में 3 साल की मलीना बेचारी बच्ची ये मारी गई। इसका भी जबरदस्त एक ये फ्यूनरल हुआ और ईरान के बहुत लोग करमन शाह में निकल आए, कंडेम किया इसको और सरकार के साथ उन्होंने एकजुटता दिखाई। उसके बाद हमदान इलाके में मास फ्यूनरल सेरेमनीज हुई हैं। हमदान में भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं।
जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस स्टेशन को इस तरह से उनको स्टॉर्म करने की कोशिश की, सब हुआ और उसमें कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मारे गए। उसको भी लेके काफी फ्यूनरल सेरेमनीज हुई हैं जिसमें भारी संख्या में जनता उमड़ के सामने आई है और खामनेई और ईरान, मतलब इमाम खामनेई और ईरान सरकार का समर्थन करते। अब उसके बाद देखिए जो एक और जो बड़ी चीज सामने आई है, एलॉन मस्क वाली। अब एलॉन मस्क का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट, एलॉन मस्क वाज द सीक्रेट चैनल बिटवीन ईरान एंड द यूएस। यानी जो ईरान और यूएस में कुछ सीक्रेट चैनल्स थे उसमें एलॉन मस्क था। इसका इंटरेस्ट एलॉन मस्क का ये है कि जो ईरान के प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनमें अभी जो एक्सप्लोर धीरे धीरे हो रहे हैं और भी होंगे, और ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से यूएस, इजराइल, मतलब इजराइल तो है ही एक बड़ा कारण, लेकिन यूएस हमला अभी भी कर सकता है, हो कुछ भी सकता है। अभी देखिए, अभी स्थिति ऐसा नहीं है कि युद्ध की स्थिति टल गई है, लेकिन बहुत हद तक वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गई। जो अंदर से थ्रेट था वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, एलॉन मस्क जो है ये एक किताब पढ़ता है। यह है द पर्शियन कैंपेन, द मार्च ऑफ 10,000। इसको ग्रीक हिस्टोरियन जनरल ज़ीरोफोन ने लिखा था 4th सेंचुरी बीसी में। 4th सेंचुरी बीसी में किताब लिखी गई थी और उस समय जो आर्किमेनिड एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर, उसकी ये कहानी है कि उसमें दो भाइयों में लड़ाई हो गई, साइरस द यंगर और साइरस में। और साइरस द यंगर को सपोर्ट करने 10,000 ग्रीस से मर्सेंडरीज गए थे पर्शिया। वो कैसे वहां जाके फंस गए? क्योंकि साइरस द यंगर, उसकी डेथ हो गई। फिर वहां से वो कैसे निकले? इस किताब को ये बहुत पढ़ता है एलॉन मस्क। पता नहीं अब पूरा ईरान, पर्शिया को समझने के लिए इसको, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की किताबें पढ़ने से क्या हो जाएगा? इससे तुम पर्शिया के बारे में, जो वहां की जनता का रेजिलियंस है, जो मैं देख के आया हूं, वहां पर कुछ भी हो जाए वहां लोग टिके रहते हैं, कोई भी स्थिति हो वो झुकेंगे नहीं, आपस में कुछ भी इख्तलाफ हो, किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ वो एकजुट हो जाएंगे। ये जो पहलू है पर्शियंस का, ये चीज एलॉन मस्क नहीं समझ पाया, क्योंकि उसने देखिए एक पर्शियन में ट्वीट भी किया था अभी 2 दिन पहले, जिसमें उसने कहा था कि किसी ने कहा था कि ईरान के प्रोटेस्ट फेल हो जाएंगे, तो उसने कहा था कि अ फॉल्स एंड इल्यूजरी ड्रीम, यानी ईरान के प्रोटेस्ट फेल नहीं होंगे, जो लोग कह रहे हैं फेल हो जाएंगे वो सपना देख रहे हैं। उसने पर्शियन में ट्वीट किया था एलॉन मस्क ने। अब आप सोचिए। अच्छा, अब यहां देखिए कि जो मोसाद के बहुत सारे ऑपरेटिव्स, वो भी जिस तरह से उनको भी कैमरा ने पकड़ा है हिंसा करते हुए। बबोल इलाके में पुलिस बिल्डिंग पे जो हमला हुआ है उसको, वो भी फिल्म हुआ है। फिर लंदन में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ प्रो रजा पहलवी फोर्सेस का, तो उन्होंने जो ईरान की एम्बेसी है उस पर चढ़ के उन्होंने झंडा बदल दिया। अब इंग्लैंड में यह हालत है कि आप फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ कहिए तो आपको जेल हो जाती है और आप टेररिस्ट कह दिए जाते हैं। और ईरान की एम्बेसी पे चढ़ के कोई झंडा उतार रहा है और उसमें वो शाह का झंडा लगा रहा है और उस पर ब्रिटिश पुलिस जो है वो खड़ी हुई है और उसमें कुछ इंटरवीन नहीं कर रही है। ये आप देखिए। अच्छा, अब यहां पर देखिए जो मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहता हूं कि जो एयर सुप्रीमेसी की इस समय बात चल रही है ईरान और अमेरिका में, तो अमेरिका ने देखिए EPAWSS, जो अमेरिका ने F-15 स्ट्राइक ईगल्स, F-15E स्ट्राइक ईगल्स प्लेन एयरक्राफ्ट जो सीरिया के और इराक बॉर्डर के बेसिस पे लगाए हुए हैं, उनमें EPAWSS यानी ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम, EPAWSS, ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम। और ये जो है F-15E जहाजों, जो एयरक्राफ्ट हैं, इनको गोश्त भूत बना देता है, क्योंकि कोई रडार इसको ट्रैक नहीं कर सकता है। और ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-300, जो ज्यादातर रशिया से लिया गया हुआ है, वो देख नहीं पाएगा। मतलब ये इस तरह का सिस्टम है वो कि वो रडार सिग्नल्स को वापस कर देता है और कंफ्यूजिंग रडार सिग्नल्स उस तरफ भेज देता है।
तो उनको इसको ट्रैक करना मुश्किल, तो ये भूत बन जाता है, इसको गोस्ट कहते हैं, अमेरिकन इसको गोस्ट कहते हैं कि जो F-15E स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स हैं, ये EPAWSS सिस्टम के साथ भूत बन जाते हैं। लेकिन उधर ईरान ने भी एक मकर जाल तैयार किया, चक्रव्यूह तैयार किया। एक्चुअली चक्रव्यूह है वो, बड़ी अजीब सी बात है कि ईरान को हम लोग ये कहते हैं कि आर्य सभ्यता ही है वो, दो हिस्से वहां सेंट्रल एशिया से जब निकले, एक भारत आया एक ईरान आया, तो अब वहां देखिए चक्रव्यूह, अब ये जो एक के बाद एक उन्होंने ऐसा बनाया है कि ईरान का जो बॉर्डर है अजरबैजान से, वहां से लेते हुए बलूचिस्तान तक, एकदम आप सोचिए पाकिस्तान बॉर्डर तक, वो पूरा जो स्ट्रेच है वेस्ट से ईस्ट तक ईरान का, उसमें उन्होंने एक पूरा ऐसे ऐसे करके जिग-जैग तरीके से कई इंस्टॉलेशंस बनाए हैं, मिसाइल्स के, ड्रोन्स के, हजारों मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, ये पता नहीं है। और इसमें अगर एक गिरा तो दूसरा एक्टिव हो जाएगा, दूसरा गिरा तो तीसरा एक्टिव हो जाएगा। और जो नोन है, जो अमेरिका जानता है कि हैं, वो जो खुले में, उसके साथ साथ दो छुपे में। अब इस मकर जाल को भेदना भी बहुत बड़ा, एक बिल्कुल महायुद्ध जैसे होता है उस तरह की पूरी सिचुएशन है। उसके बाद देखिए जो कर्डिश मिलिटेंट्स है, उन्होंने एक और हमला करने की कोशिश की थी कल देर रात को, वो भी विफल कर दिया गया। उसके बाद देखिए हम आते हैं जो मेहरदाद रहीमी, उस मोसाद एजेंट का नाम है, जो इरानियन है लेकिन तेल अवीव से, वो यहां के प्रोटेस्ट को गाइड कर रहा था। अब ये देखिए इसके कुछ वीडियोस देखिए, इसके घर के आसपास के। अब इनसे देखिए साफ हो जाता है कि जब यहां तक पूरी पहुंच है। अच्छा, इसके फोन नंबर्स भी इसके पूरे बाहर किए गए हैं, बहुत सारी और भी जानकारी इसकी बाहर की गई है। फिर आप देखिए अब हम आते हैं पैलेस्टाइन पे। यहां पर नाबलस में कुछ 2-3 बड़ी घटनाएं हुई। नाबलस में अल यास्मीना नेबरहुड है, ओल्ड सिटी नाबलस, यहां पर एक इजरायली यूनिट ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की और ये 2 सिविलियन ट्रक्स में आए थे, लेकिन इनको देख लिया गया। और इसमें जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो लोग अंडर कवर आए और उनको डिस्कवर किया गया और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ने उनको एंगेज किया फायर आर्म से, और उसके बाद उनको भागना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा। और इजराइल ने फिर कंफर्म किया कि उसमें से एक सोल्जर घायल हुआ है। और जो रेजिस्टेंस सोर्सेज से खबर आ रही है, और बाकी सेटलर्स प्लेटफॉर्म, हिब्रू प्लेटफॉर्म जो बाकी हैं, जो नॉन IDF प्लेटफॉर्म्स हैं इजरायली सिविलियंस के, उनसे भी खबर आ रही है कि कम से कम 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं। ये बड़े दिनों बाद हुआ है ऐसा। और इसको लेके देखिए वेस्ट बैंक में और जगह भी, बेथलेहम में, यहां पर भी संघर्ष हुआ। अब्दुल्ला अता कार्त जो जगह है बेतुनिया में, वहां पर संघर्ष हुआ। अब्दुल्ला अता कार्त नाम के युवक गिरफ्तार हुआ बेतुनिया, वेस्ट ऑफ रमल्ला में। फिर काफिन नॉर्थ ऑफ तुलकरेम, यहां पर संघर्ष हुआ। उसके बाद फजर साउथ ऑफ बेथलेहम, यहां संघर्ष हुआ। अकाबा नॉर्थ ऑफ ट्यूबस, यहां संघर्ष हुआ। लगातार देखिए। अच्छा, फिर हिब्रॉन में एक पैलेस्टीनियन को, जो शाकिर फलाह अल जाबरी, ये अपनी कार चला रहा था, अपने बेटे और अपने बच्चों को पिकअप कर रहा था, तो इसको इस शक में कि ये रैमिंग ऑपरेशन करने आ रहा है, इजरायली फोर्सेस ने गोली मार दी। और इसको लेके भी बहुत वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गाजा में देखिए पिछले 24 घंटों में 3 और सिविलियन शहीद हुए हैं। और यहां एक खबर आई है कि इजराइल एक मार्च में फिर से अपना ऑफेंसिव रिन्यू करने की सोच रहा है, लेकिन ट्रंप अभी परमिशन उसकी नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रंप ऑब्वियसली वेनेजुएला में, ईरान में, यहां सब अभी तो उसको वो तय करना है। तो अभी लेकिन नेतन्याहू अपना एजेंडा
पूरा घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेजुला में देखिए, अमेरिका ने एक एडवाइजरी इशू की है कि वेनेजुला से जो उसके लोग हैं अमेरिकन सिटीजन्स वो हट जाए, और बाकी जगह भी, क्योंकि क्यूबा को लेके भी कुछ धमकियां ट्रंप ने दी हैं और उसने कहा है कि क्यूबा को भी हम खत्म करेंगे, हम इसको, ये कोलंबिया को करेंगे। कोलंबिया में तो बाद में कोलंबिया के प्रेसिडेंट से फिर मुलाकात की बात भी ट्रंप कर रहा है। और वेनेजुला में जो सबसे बड़ी बात है देखिए कि अगर जो ट्रंप कह रहा है कि वेनेजुला का तेल हमारा है, वेनेजुला पे पूरा अधिकार है हमारा, जबकि कोई अमेरिकन सोल्जर वहां नहीं है, कोई अमेरिकन ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर वेनेजुला में क्यों वो कह रहा है कि अमेरिकन सिटीजन्स खाली करें? इसलिए क्योंकि जो वेनेजुलन मिलिट्री है वो अब चेक कर रही है और वहां पर जो भी अमेरिकन सिंपैथाइजर पाया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है और इसके खिलाफ ट्रंप नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको अभी तो वो बड़ी हाक रहा है ना कि 50 मिलियन बैरल तेल वहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। देखिए ये सब बातें, इनका कोई अर्थ नहीं है। एक डेलीगेशन अमेरिका का भी, यूएस डेलीगेशन गया था काराकास, अभी वो लोग जानते नहीं, जो एक्चुअली मदुरो के बाद जो अभी प्रेसिडेंट बनी है रोड्रिगस, जो महिला है, और वहां पर महिलाओं के लड़ने का और उसकी लैटिन अमेरिकन क्रांतियों में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो आगे बंदूक लेके लड़ी है। तो इसलिए वो पूरा अभी जिसके हाथ में सत्ता है वहां वो सरेंडर उसने कर दिया, ऐसा नहीं है। और वेनेजुला के इंटीरियर मिनिस्टर देखिए, एक वीडियो देखिए, इन्होंने कहा है कि हम अभी तक मजबूत हैं क्योंकि हमारे हाथ में हथियार है, और जनता को मदुरो हथियार दे के गया था। Hoy es 8 de enero del año 2026, son las 10:58 según este। ये देखिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड को के इन्वेजन की बात हो रही है, और जबकि उसको यूरोप बहुत डिफेंड कर रहा है कि यूरोप कोई कॉलोनी नहीं है ट्रंप की, ये नहीं, लेकिन अब वो रशिया के खिलाफ यूरोप ट्रंप को चाहता, मतलब छोड़ना भी नहीं चाहता। तो ये पूरा देखिए अंतर्विरोध ये खुल के सामने आ गया। उसके बाद सऊदी अरेबिया में देखिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जिसमें अलग से भी उसको हमको डील करना होगा, और रोज बरोज उसमें एक नए नए घटनाक्रम जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी के लिए यह है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी पूरी कोशिश है कि वो टर्की और पाकिस्तान को लेके एक अलायंस बनाए, नेटो टाइप का। और इसमें इजराइल की हालत खराब हो रही है कि इजराइल ये सोच रहा है कि अगर ये बन गया तो हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, क्योंकि टर्की तो कभी नॉर्मलाइज करेगा नहीं, पाकिस्तान भी नहीं करेगा। और अमेरिका का जो प्रेशर था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि इधर ईरान में जो कोशिश हुई वो फेल हो गई। वेनेजुला में ट्रंप ने सोचा था हम इतनी बड़ी एक घटना करके और इतना वो करके हम सबको दबा लेंगे, सब लोग हमारी बात मानेंगे, वैसा हुआ नहीं। अब आप देखिए कि जो अब रशिया यूक्रेन फ्रंट में जो ओरिशनिक मिसाइल जो रशिया ने कीव पे मारी थी, अभी तक कीव के अंदर राजधानी अंधेरे में है। अभी केवल 20 से 30% इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई है। और उसके बाद देखिए जो पूरा इलाका है जहां पर युद्ध हो रहा है, दोनेत्स्क जो रिपब्लिक है, जो रशिया ईस्टर्न यूक्रेन के बड़े हिस्से को ऑलरेडी उस पर काबिज है, वहां पर जो पिछले 48 घंटे में करीब 1330 यूक्रेनियन ट्रूप्स वहां पर मारी गई हैं, और कुपियांस्क जो एरिया है वो लगभग रशिया ने लिबरेट कर दिया। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।